हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, कल तक हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। बहुत सारी समीकरणों के बारे में जाना था। दैनिक जीवन के अंदर ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। राइट, आज हम लोग इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे, मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। यानी आज हम आपको वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की है उसके बारे में पूरा जितना अपने 10th क्लास के सिलेबस में हैं उतना हम अच्छे से पढ़ेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सरल है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। लेकिन आप अगर पूरा वीडियो देखोगे अच्छे से तभी जा कर के अच्छे से समझ पाओगे, वरना अधूरा ज्ञान हमेशा बाधा डालता है। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेग के आधार पर अभिक्रिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वेग के आधार पर जैसे नाम से पता चल रहा है वेग, यानी वेग एक तो स्पीड कम और एक स्पीड ज़्यादा। इसी प्रकार एक तो वेग धीरे और एक वेग तेज, यानी एक तो मंद वेग से और एक तीव्र वेग से। हमारा टॉपिक है वेग के आधार पर अभिक्रिया, यानी एक तो मंद अभिक्रिया हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, तीव्र अभिक्रिया। तो आपको कोई भी पूछे कि वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप लोगों को बताना है वेग के आधार पर 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, एक मंद अभिक्रिया और दूसरी कौन सी होती है, तीव्र अभिक्रिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। नंबर फर्स्ट स्लो रिएक्शन, या फिर हम बोलते हैं मंद अभिक्रिया। राइट, और दूसरी जो अभिक्रिया होती है वेग के आधार पर वो है हमारी तीव्र अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, मंद अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेरे पास A + B 2 पदार्थ है और ये पदार्थ दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। तो पदार्थों का आपस में क्रिया करना और नए पदार्थों का निर्माण करना क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। A + B से क्या बन रहा है हमारे पास, C + क्या बन रहा है, D बन रहा है। मान लीजिए इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में 24 घंटे का समय लगा है। कितना समय लगा है, 24 घंटे का। यानी A + B जो अभिकारक है, ये अभिकारक आपस में क्रिया की है और क्रिया करके यहाँ पे उत्पाद का निर्माण किया है, और इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में 24 आवर्स का समय लगा है। ठीक है, अब मैं एक अभिक्रिया और करवाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास है E + F। ये भी आपको पता है तीर के निशान से साइड वाले क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। ठीक है, E + F क्रिया करके क्या बनाते हैं, G + H बनाते हैं, और ये अभिक्रिया पूर्ण होती है 10 की पावर -10 सेकंड में। आप लोगों ने देखा अंतर, बताइए अभिक्रिया नंबर 1 और अभिक्रिया नंबर 2 दोनों अभिक्रियाओं में कम समय किसको लगा। तो सीधी सी बात है, कम समय यानी बहुत कम समय दूसरी अभिक्रिया को लगा है। 10 की पावर -10 सेकंड का मतलब ये होता है कि आप इसका मापन आसानी से नहीं कर सकते हो। पलक झपकते ही ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी बहुत कम समय लगता है नीचे वाली अभिक्रिया को और बहुत ज़्यादा समय लगता है ऊपर वाली अभिक्रिया को। तो अब आप बताओ पहली अभिक्रिया मंद है कि तीव्र है, तो आप बताओगे कि सर पहली अभिक्रिया मंद अभिक्रिया है, क्योंकि इसको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लग रहा है। अगर मैं पूछूं दोनों में से कौन सी अभिक्रिया तीव्र है, तो आप बोलोगे सर 2 नंबर अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया है। क्यों है, क्योंकि इसको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगा है। राइट, तो इसी आधार पर कितनी सरल परिभाषा हो गई। आप लोग रटना नहीं, इसको समझना। तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालो वेग के आधार पर अभिक्रिया, इसमें 1 नंबर हेडिंग डालो मंद अभिक्रिया। राइट, परिभाषा लिखो इसकी, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है उन अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं। राइट, ये रही, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा समय लगा है। नीचे डैश लगा के लिखो, मंद अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में घंटे, दिन, महीना, सैकड़ों साल तक लग जाते हैं। राइट, तो ये हो गई अपनी मंद अभिक्रिया के बारे में थोड़ी सी चर्चा। अब हम मंद अभिक्रिया की कुछ समीकरण देखते हैं। आपको पता है जब हम दही का निर्माण करते हैं, तो आपको पता है शाम के टाइम में अपनी मम्मी जी है वो दूध के अंदर थोड़ा सा दही मिलाती है।
अब ऐसा थोड़ी है 2 किलो दूध के अंदर थोड़ा सा दही मिलाती, वो 2 किलो दूध तुरंत 1 सेकंड में दही में बदल गया, नहीं, उसको कम से कम 10 से 12 घंटे तक रखा जाता है। और सुबह हम देखते हैं तो उस बर्तन के अंदर आपको दूध नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, दही मिलेगा, यानी उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय, यानी दूध से दही बनने में 10 घंटे का समय लगा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया, आपकी मंद अभिक्रिया है। कितना सरल उदाहरण है, यही 1 नंबर का एग्जाम पूछा जा सकता है कि एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो दूध से दही में बदलना कौन सी अभिक्रिया, एक प्रकार की मंद अभिक्रिया है। और भी हम लोग बहुत सारी अभिक्रिया देखते हैं, राइट। तो पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया दूध से दही बनना। चलो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और पूछता हूँ, इसी लेसन की स्टार्टिंग का पहला वीडियो फिजिकल चेंजिंग एंड केमिकल चेंजिंग, राइट, उसके अंदर सबसे पहले हमने केमिकल चेंजिंग बताया था, यानी रासायनिक परिवर्तन बताया था। रासायनिक परिवर्तन के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे उदाहरण लिखे थे, उसमें से आप ढूंढोगे तो एक उदाहरण यही मिलेगा। तो ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन आएगा बोर्ड के अंदर, दूध से दही में बदलना कौन सा परिवर्तन है, आया हुआ है पिछले बोर्डों में, तो आंसर कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना कौन सी अभिक्रिया है, यानी वेग के आधार पर मंद है या तीव्र है, तो आपका आंसर होगा मंद अभिक्रिया, राइट। और समीकरण देखते हैं हम लोग। दूसरा है हमारा लोहे पर जंग लगना, राइट। अब देखो ये कॉमन चीज़ है, दैनिक जीवन में आपकी, हमकी, सबकी देखी हुई है। मान लीजिए मेरे पास ये लोहे का पदार्थ है, इस लोहे को पदार्थ को मैं बाहर रखूँगा तो ये लोहे का पदार्थ वायु से क्रिया करेगा, इसके साथ और किससे करेगा, ये जल से क्रिया करेगा। वायु और जल यानी नमी से क्रिया करके इसके ऊपर एक भूरे रंग की परत जम जाएगी, जिसके कारण कुछ समय बाद 15-20 या महीने, 2 महीने, 5 महीने बाद इसके वजन में वृद्धि हो जाएगी और इसका जो रंग है वो बदल जाएगा। तो ये जो परिवर्तन होगा ये भी रासायनिक परिवर्तन होगा। इस क्रिया को भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो ये भी एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। और कौन सी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया। तो 1 नंबर का सीधा इस समीकरण को मोस्ट लगाओ, इस साल बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किस किस प्रकार से आ सकता है, एक तो यूं पूछा जा सकता है, लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो आंसर कौन सा हुआ, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि नए पदार्थों का निर्माण हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, लोहे पर जंग लगने की रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार आने की ये प्रबल संभावना है, लोहे पर जंग लगने की रासायनिक समीकरण। तो देखो कितना सिंपल है, लोहे यानी आयरन का प्रतीक क्या है, Fe। बताओ जंग किन परिस्थितियों में लग सकता है, वातावरण में उपस्थित अगर ऑक्सीजन के संपर्क में और साथ में अगर नमी के संपर्क में कौन आता है, ये लोहा आता है, तो क्या बन जाता है, यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है जंग, और जंग का सूत्र होता है Fe2O3.3H2O। हर समीकरण को संतुलित करना है, इस समीकरण को भी आप घर पे संतुलित करो। अगर नहीं संतुलित हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, बताना, हम बताएंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है, क्योंकि मेरा पिछले वीडियो में आपका बताया हुआ है। तो इस क्रिया को पूर्ण होने में बहुत समय लगता है, तो ये भी एक प्रकार के कौन सी उदाहरण हो गया, मंद अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। अब हमारे पास है तीसरा उदाहरण। तीसरा जैसे कि मान लीजिए मेरे पास है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। प्यारे बच्चों, अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लाना है, पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो मैंने जो पिछले वीडियो में जितने भी सूत्र बताए हैं वो सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया बनानी आए या नहीं आए, क्योंकि आगे बहुत समय 11-12 काफ़ी समय पड़ा है, इस बार भी आप 10th में बार बार अभ्यास करोगे तो आप सीख जाओगे। लेकिन कुछ कॉमन दैनिक जीवन में हमारे पास सूत्र आते हैं, जैसे अल्कोहल है, एसिटिक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, बेकिंग सोडा है, विरंजक चूर्ण है। ये जो सारे जो सूत्र होते हैं, इन चीज़ों का आपके पास में सूत्र आपको याद होनी चाहिए। और तत्व ये जो 30 तक मैंने बताए थे तत्वों के प्रतीक, वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारा एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल के अंदर मान लीजिए हम अभिक्रिया करवा रहे हैं अल्कोहल की, ठीक है। तो अल्कोहल का जो हमारे पास सूत्र होता है वो है
C2H5OH। अब देखो ये अभिक्रिया किस प्रकार से करते हैं, अगर इसको आपको स्वयं को समझना है तो पिछली वीडियो आपको देखना पड़ेगा। हेडिंग है उसकी रासायनिक सूत्रों का निर्माण करना और रासायनिक अभिक्रिया बनाना आसान तरीके से। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये समझना है एसिटिक अम्ल के अंदर CH3COO ये तो है माइनस आइन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, प्लस आइन। इतने के अंदर यहाँ पे आपको अल्कोहल दिखाई दे रहा है, एथेनॉल दिखाई दे रहा है, एथिल अल्कोहल जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर C2H5 ये तो किसका है, प्लस का, और हाइड्रोक्साइड आयन मेरा बताया हुआ है पहले, ये किसका है बताइए, माइनस का है। अब आप बताओ रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि प्लस वाला माइनस के साथ क्रिया करेगा और माइनस वाला प्लस के साथ क्रिया करेगा। तो कितनी सिंपल है यार, देखो आप लोग CH3COO ये माइनस वाला है और यहाँ पे O ये C2H5 कौन सा है, प्लस वाला, यानी ये माइनस वाला प्लस के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पास में क्या है CH3COO CH3COO कौन सा है बताइए, माइनस वाला, और इसमें ये तो प्लस वाला आ गया। अब ये C2H5OH ये कौन सा है, प्लस वाला है, तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा C2H5। ठीक है, इसका नाम होता है एथिल एसीटेट। क्या होता है, एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO C2H5, या फिर हम ये नामकरण कैसे किया जाता है वो हम 8वें चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर इसको हम सामान्य भाषा में एस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर या एथिल एसीटेट। ठीक है, प्लस अब देखो CH3COO यहाँ तक आपने लिख दिया और C2H5 यहाँ तक लिख दिया। अब बचा क्या आपके पास, इधर वाला तो बचा है H प्लस और इधर वाला बचा है OH माइनस, यानी दो तो H है और एक O है, तो क्या बना बताइए, H2O बना। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास उत्पाद क्या क्या प्राप्त हुआ है। एक तो हमारे पास उत्पाद प्राप्त हुआ है एस्टर और एक प्राप्त हुआ है जल। अब इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, राइट। तो ये भी अभिक्रिया एक प्रकार की कौन सी है, मंद अभिक्रिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन स्टार लिखो, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है NCERT 2013 के बोर्ड में आप लोग देखोगे तो, और अब वापस आ सकता है। ये पूरी समीकरण दी हुई है आपके किताब के अंदर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, आप क्वेश्चन स्टार लिखो, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल अल्कोहल से क्रिया करता है। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल अल्कोहल से क्रिया करता है, तो ये आपको समीकरण लिखनी है कि एस्टर और जल का निर्माण करता है। ओके, तो इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पे मंद अभिक्रिया की 3 समीकरण कंप्लीट हो चुकी है, राइट। अब चौथी अभिक्रिया देखिए, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3। अगर इसको किया जाता है गर्म तो ये हो जाता है नरम, राइट। नरम होकर टूट जाता है, तो ये टूट करके क्या बनाएगा, एक तो पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा और एक क्या बनाएगा, ऑक्सीजन। अब आपको स्वयं को संतुलित करनी है समीकरण। आपको पता भी है यार कि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है, तो संतुलित तो नहीं है। संतुलित कैसे करनी है, खुद को करनी है, अगर नहीं आई तो हमें पूछना। ठीक है, अब ये एकल पदार्थ है और एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हुआ है, तो बताइए संयोजन है कि वियोजन है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन। तो आपका आंसर होगा सर वियोजन अभिक्रिया है। पहली बात देखो, एक एक अभिक्रिया में सारी अभिक्रियाएं जुड़ी हुई है, इनकी कड़ी से कड़ी जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसके अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। एकल पदार्थ है, एक ईंट टूट करके 2 छोटे छोटे टुकड़ों में बदली है, तो एकल पदार्थ टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में बदलना कौन सा है, वियोजन। लेकिन ये कौन सा वियोजन है, क्योंकि इसमें उष्मा की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी है, उसमें वियोजन। पहली बात। दूसरी बात, मैंने उदाहरण किसका लिखा है, मंद अभिक्रिया का उदाहरण। तो मंद अभिक्रिया का मतलब अगर इसमें आपने उत्प्रेरक नहीं मिलाया तो इस पोटेशियम क्लोराइड को बनने में काफ़ी समय लग जाता है, इसी कारण ये भी मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, राइट। तो पोटेशियम क्लोरेट के उसमें वियोजन की अभिक्रिया लिखिए, क्वेश्चन स्टार लिखो, पोटेशियम क्लोरेट के उसमें वियोजन की अभिक्रिया लिखिए, यानी ये वियोजन में भी हमारे काम आएगा और मंद वियोजन का एक आपके पास उदाहरण तैयार हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपकी ये मंद अभिक्रियाएं कंप्लीट होती है, राइट। तो एक बार देखो इसको, ये जो मंद अभिक्रिया है
सबसे पहले मंद अभिक्रिया का मतलब वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में अधिक समय लगता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया के एग्जाम्पल दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, ये मोस्ट समीकरण है, इसको आपको याद करना है और संतुलित भी करना है। तीसरी बात, एसिटिक अम्ल के अल्कोहल के साथ अभिक्रिया और पोटेशियम क्लोरेट, यह पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है? तो ये चारों अभिक्रियाएं कंप्लीट करनी है। अब हम अगला पार्ट देखते हैं इसका, वो है आपका उष्मीय तीव्र अभिक्रिया, राइट। तो वे के आधार पर दूसरी अभिक्रिया कौन सी थी? तीव्र अभिक्रिया। अगर आपने मंद अभिक्रिया अच्छे से देख ली, पढ़ ली, तो तीव्र अभिक्रिया को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीव्र का मतलब तेज। आप लोग जब इंटरवल होता है, छुट्टी होती है, 5 मिनट पहले लगने लग जाते हो कि यार सबसे पहले जाकर के हाथ धो करके टिफिन मैं खाऊंगा, क्योंकि पेट में कुछ कुछ होने लग जाता है, राइट। तो आप लोग वेट करने लग जाते हो, यार इंटरवल हो गया, जल्दी भागे। जैसे ही घंटी बैल लगी तो आप, एक बच्चा तो जाता है उठ करके सीधा स्पीड से, और दूसरा धीरे धीरे जाता है। जो स्पीड से जाएगा वो हाथ धोकर पहले आएगा और खाना पहले खाएगा, जो धीरे धीरे जाता है उसकी बारी बाद में आएगी। तो वैसे ही तीव्र का मतलब होता है तेज, स्पीड, गति, यानी अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद का जो निर्माण करता है उसमें बहुत कम समय लगता है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया होती है, राइट। तो जैसे मैंने आपको उदाहरण में भी समझाया था कि तीव्र अभिक्रिया की परिभाषा क्या होती है। जैसे मेरे पास पदार्थ क्या है? A+B, और A+B से क्या बन रहा है? C+D। इसको पूर्ण होने में बहुत कम, सेकंड से भी कम समय लगा है, तो ये अभिक्रिया कौन सी होगी? तीव्र। तो परिभाषा लिखो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में बहुत कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, या वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, ऐसी अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं, राइट। तीव्र अभिक्रिया सामान्यतः आयनिक अभिक्रिया होती है। जो आयन होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गति करते हैं और गति करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो नीचे डेस्क गाय लिखो, ये अभिक्रिया सामान्यतः आयनिक होती है। ये अभिक्रिया सामान्यतः कौन सी अभिक्रिया होती है? आयनिक होती है। सामान्यतः आयनिक होती है, ठीक है। अब देखो, हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, परबल अम्ल एवं परबल क्षार की अभिक्रिया, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन, जो आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे, ये परबल अम्ल परबल क्षार क्या होता है, लेकिन जनरल आपको पता है इनके बारे में। परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया, एक आप ले लो परबल क्षार, जैसे मेरे पास क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र क्या है? NaOH+। एक ले लो परबल अम्ल, परबल अम्ल कौन सा है? जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। तो ये तो क्या है? NaOH है, वो क्या है? ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान देना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नोट लगाओ, हर शब्द के अंदर क्वेश्चन बनता है। धीरे धीरे आप समझोगे, अगर आप रेगुलर सारे वीडियो देखोगे तब, एक बार नहीं अनेक बार देखोगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नोट लगा के लिखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये आया हुआ है क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का सूत्र लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है जिसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, राइट। प्लस HCl, इसका क्या होता है आपको पता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा? इससे क्या किसका निर्माण होता है? देखो आप लोग अभिक्रिया निर्माण करनी सीखो, वापस पहचानो आप कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का है। इस अभिक्रिया से क्या बनेगा? देखो आप लोग, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? जैसे NaOH में Na क्या है? प्लस का। कैसे पता चला?
क्योंकि Na कितने नंबर पे है, 11 पे। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2, अगले में 8, अगले में कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा और काम करेगा बेगा बेगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन देने पर इसका अष्टक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर Na किस में है बताओ, प्लस फॉर्म में, तो OH किस में है बताइए, माइनस फॉर्म में है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो HCl में, आपको पता है HCl में क्लोरीन, क्लोरीन मतलब क्लोराइड कितने नंबर पे है, 17 नंबर पे है। तो अगर ये 17 नंबर पे है तो पहले कोष में 2, 8, अगले में कितने आएंगे, 7। अगर ये 2, 8, 7 क्या है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अब नया देखा है, पहली बार देख रहे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा, उनको वीडियो नंबर 1 और 2 देखना पड़ेगा। और जिस विद्यार्थी ने पहला और दूसरा और तीसरा वीडियो, ये 3 वीडियो अच्छे से नहीं देखा है, उनके 1% भी समझ में नहीं आएगा, एक भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन वीडियो में मैंने लेसन स्टार्ट ही नहीं किया है, पूरी केमिस्ट्री की जड़ बताई है। जब तक आप वो 3 वीडियो नहीं पढ़ोगे तो आपके लिए बेकार है, मत देखो। चाहिए अगर आपको इनको समझना है तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको आउट ऑफ नंबर लाना है तो आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपको साइंस के साथ जुड़ना है और 100 नंबर, जैसे हमारे आदर्श की परंपरा रही है, आउट ऑफ मार्क्स रिजल्ट आता है 100, 100, 100, अगर ऐसा करना है तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो वीडियो बहुत अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा। राइट, तो यहाँ पे क्लोरीन 17, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्लोरीन क्या है, माइनस फॉर्म में है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, प्लस फॉर्म में होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो है आपका माइनस वाला और एक कौन सा है, प्लस वाला, ये देखो। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na प्लस है, आप बताओ किसके साथ जुड़ेगा Na, प्लस वाला किसके साथ जुड़ेगा, माइनस वाला के साथ, तो NaCl, ये बना हमारा NaCl। ठीक है, और यहां पर हम लोग देखेंगे दूसरा हमारा कौन सा है, यहां पे कौन है, OH माइनस वाला और H क्या है, प्लस वाला, तो H प्लस और OH माइनस क्या बना, H2O। ये लो, तो ये हमारी अभिक्रिया यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने यहाँ पर इस अभिक्रिया को लिखा है प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में कितना समय लग सकता है, कल्पना करो आप कि सर 1 मिनट तो लग ही सकता है, मैं बोलूँगा नहीं। आप बोलोगे सर आधा मिनट तो लग ही सकता है, मैं बोलूँगा नहीं। आप बोलोगे सर 1 सेकंड तो लग सकता है, फिर भी मेरा जवाब होगा नहीं। इस अभिक्रिया को पूर्ण करने में, कल्पना करो आपके पास और हमारे पास मशीन नहीं है इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के मापने के लगने वाले समय का। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में 10 की पावर माइनस 10 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 10 की पावर माइनस 10 सेकंड का। ठीक है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों अभिक्रिया करते हैं तो कितने समय में उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो आपका आंसर होगा 10 की पावर माइनस 10 सेकंड में ये अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब देखो आप लोग, पहली अभिक्रिया हो गई, क्योंकि जिन अभिक्रियाओं में कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं हम, तीव्र अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम लोग। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है, मेरे पास है एक AgNO3। ठीक है, AgNO3 की अगर अभिक्रिया करवाते हैं अपन NaCl के साथ, तो आप स्वयं बनाओ क्या बनेगा उत्पाद, फटाफट बनाओ, 1 सेकंड का समय मिलता है। Ag धनात्मक है, Cl ऋणात्मक है, तो क्या बनेगा, AgCl। राइट, यहाँ पे Na धनाइन है और नाइट्रेट ऋणाइन है, तो ये क्या बनेगा, NaNO3। राइट, तो इस प्रकार ये अभिक्रिया भी एक प्रकार की क्या बनेगी, आपकी तीव्र अभिक्रिया है। ठीक है, फास्ट रिएक्शन है, तीव्र अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं तीव्र अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा एग्जाम्पल है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे
प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, राइट। प्रकाश संश्लेषण क्या चीज़ होती है वो हम देखेंगे, ठीक है। हम लोग भी सजीव है और पेड़ पौधे भी सजीव है। यहाँ पे हमारे लिए अच्छी चीज़ें, काम आने वाली चीज़ें होगी, इसको ध्यान से समझना। पेड़ पौधे भी सजीव है, हम भी सजीव है। पेड़ पौधों को काटते हो आप तो उनको भी दर्द होता है, हमें भी दर्द होता है। बस वो दर्द हमें जिंदा रखने के लिए करते और हम हमारा दर्द उनको जिंदा रखने के लिए नहीं करने देते। इसीलिए इंसान पेड़ पौधों से निम्न कैटेगरी के आते हैं। इसलिए आप लोग और हम सब लोगों की जिम्मेदारी होती है पेड़ पौधों के साथ हम अपने भाई बहन और अन्य मानव के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार करें। अगर आवश्यकता अनुसार एक पेड़ को काटना है तो 3 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़िए आप लोग। और विज्ञान में पढ़ोगे आप सामाजिक वानिकी, उसमें बहुत ज़्यादा बात जानोगे। खैर, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है देखिए आप लोग। पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, हम भी श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और भूमि में उपस्थित जल को विभिन्न जटिल उत्प्रेरकों द्वारा या जाइलम द्वारा हम बोल सकते हैं क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो जल का सूत्र क्या होगा, H2O। ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बहुत काम की है, बायो में भी आएगी आपके, ठीक है। तो पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये दोनों को प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, और पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर जो पाया जाता है क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति में, ठीक है। ये प्लस प्लस लगा सकते हो या फिर इनको तीर के निशान के ऊपर रख सकते हो ऐसे, या प्लस प्लस लगा करके तीर का निशान यहाँ पे भी लगा सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखो पेड़ पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से किसको अवशोषित करेंगे, जल को अवशोषित करेंगे। ये दोनों मिलकर के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे, C6H12O6 प्लस हमारे लिए प्राणदायक हमें वायु देंगे और उसका नाम क्या होगा, वो होगा आपका ऑक्सीजन। और प्लस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या निकालेंगे, जल निकालेंगे। ये अभिक्रिया किसकी है, प्रकाश संश्लेषण की। तो आप हेडिंग डालिए पहले अदर में प्रकाश या क्वेश्चन स्टार लिखिए, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तथा जमीन से, मिट्टी से जल अवशोषित कर प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, राइट। अब देखिए ये तीव्र अभिक्रिया से इसका क्या कनेक्शन है जी, इसका तीव्र अभिक्रिया से बहुत अच्छा कनेक्शन है। और कैसा कनेक्शन है कि ये एक तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका अर्ध आयु काल, कौन सा आयु काल, इसका अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल ये होता है 10⁻⁻12 सेकेंड। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में इसका अर्ध आयु काल कितना होता है, 10⁻12 सेकेंड होता है। तो आप जानोगे अर्ध आयु काल क्या है, तो फटाफट अर्ध आयु काल की परिभाषा लिखिए। अर्ध आयु काल, तो अर्ध आयु काल की परिभाषा ये होती है, यहाँ पे कौन है, अभिकारक। तो फटाफट लिखो आप, अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय अर्धायुकाल कहलाता है। यानी इन अभिकारकों की आदि मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्धायुकाल कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इतनी तीव्र गति से होती है कि इसका अर्धायुकाल 10⁻12 सेकंड होता है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने तीव्र अभिक्रिया देखी। वे अभिक्रिया जिनको पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है उसको तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की तीव्र अभिक्रिया है। और इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया भी कौन सी है, तीव्र अभिक्रिया है। तो इन अभिक्रियाओं को हमने अच्छे से समझा। धन्यवाद। आप लोग भी अच्छे से देखना इसको।